तो देखो बेटा, पहले मैं आपकी इलस्ट्रेशन और जो थ्योरेटिकल डाउट्स है उनको डिस्कस कर लूं। बेटा सबसे पहले आप एक फॉर्मूले को याद रखिएगा, एफ होता है माइनस डी बाई डी आर या डी बाई डी एक्स, कुछ भी कह दो। मैंने पहले भी बोला हुआ है, यदि आप इस पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो डी एक्स लिख दो, वाई के अलॉन्ग को जा रहा है तो डी वाई लिख दो, अननोन डायरेक्शन में जा रहा है तो डी एस लिख दो, डी एस लिख दो, आर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है, नीचे पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव डिफरेंशियल। ये 2 वीडियो पहले मैंने इसको पढ़ाया था, वो पुरानी वीडियो में सब पढ़ा हुआ है मेरे बेटा। अब सबसे पहले यहाँ ये वाला ग्राफ, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप तो आप जानते हो भाई, डिफरेंशियल है क्या? चल एक मिनट, इस ग्राफ को समझना है तो पहले ये बनाओ डिफरेंशियल क्या है। डिफरेंशियल किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है। जैसे मैं कहूं y वर्सेस x ग्राफ है, पहले एक मिनट जरा समझ लो। आप जानते हो कि यदि मैं कहता हूं tan थीटा बताना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कहलाता है डेल्टा y के अलोंग चेंज, और बेस कहलाता है बेटा डेल्टा x के अलोंग चेंज। तो स्लोप कितना हो गया, tan थीटा कितना हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब यदि यही ट्रायंगल मैं बहुत छोटा बना दूं, इतना सा, बल्कि ये तो तुम्हारे को दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दूं, क्या ये लंबाई चौड़ाई जो है बाल की थिकनेस से भी कम है, तो ऐसे में ये डेल्टा y की बजाय हो जाएगा dy, और ये डेल्टा x की बजाय हो जाएगा dx। अब यदि मैं कहूं स्लोप क्या है, dy by dx, तो dy by dx और कुछ नहीं, tan थीटा को कहते हैं, स्लोप को कहते हैं। डिफरेंशियल जो है स्लोप का दूसरा नाम है। अब यदि मैं आपसे कहूं बेटा इस वाले ग्राफ में ये ग्राफ है एक, ये ग्राफ है एक, ये ग्राफ है एक, ये ग्राफ है एक, डिफरेंशियल बताओ dy by dx बताओ, तो dy by dx यहाँ होगा tan थीटा। अच्छा जितना थीटा यहाँ उतना ही थीटा यहाँ, उतना ही थीटा यहाँ, तो जो डिफरेंशियल इधर वही डिफरेंशियल इधर, वही डिफरेंशियल इधर। यहाँ शुरू में थीटा कम है फिर थीटा बढ़ गया, तो dy by dx पहले कम है फिर dy by dx बढ़ गया। यहाँ पहले थीटा ज्यादा था फिर थीटा कम हो गया, तो डिफरेंशियल dy by dx पहले ज्यादा था फिर डिफरेंशियल dy by dx कम हो गया। इस वाले केस में डिफरेंशियल 0 है। डिफरेंशियल 0 कब होता है, जब कोई ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ऐसे में थीटा 0 होता है। भाई थीटा किसका एंगल है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन ग्राफ एंड द x एक्सिस। अब ये मेरा जो गिवन ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा 0, और यदि थीटा 0 तो डिफरेंशियल dy by dx भी 0 होगा, तो इसे बोलते हैं 0 डिफरेंशियल। तो मेरे बेटा यहां तक आप लोग समझ गए। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप कब होते हैं, मान लो कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, राइज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, और कोई ग्राफ नीचे आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप। इसमें बेटा डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, और इसमें थीटा नेगेटिव है। जो इधर से मेजर होगा एंगल, ये पॉजिटिव एंगल्स हैं, और जो इधर से मेजर होंगे एंगल वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव एंगल है, ये वाला एंगल पॉजिटिव एंगल है, तो थीटा पॉजिटिव तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव तो डिफरेंशियल dy by dx पॉजिटिव। अब इस वाले में थीटा उल्टा नापा गया है, थीटा उल्टा नापा गया है, तो डिफरेंशियल नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा। तो ये है पॉजिटिव डिफरेंशियल और ये है नेगेटिव डिफरेंशियल। अब ये बातें समझ में आ गई हो तो हम शुरू करेंगे अपने पहले डाउट को, जो एक थ्योरी का डाउट है। थ्योरी का डाउट है मेरे बेटा, एक तो बच्चे तो आप में से इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने सिंसियर हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन, और फिर वो भेजते हैं कि सर ये डाउट बता दो। बढ़िया लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता है। अब आपसे कहा गया कि एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये। अब वो पूछ रहे हैं बेटा, पूछ क्या रहे हैं मैं वैसे ही बता दूं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारे को बताना है इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है, फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर है। तो मेरे बेटा अब आपको पहले मैं ये बताऊं कि इस सिचुएशन में सबसे पहले
यहां पर ये ग्राफ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, निगेटिव स्लोप है, यानी थीटा निगेटिव है। और थीटा निगेटिव है, थीटा कब निगेटिव होता है? जब कोई क्वांटिटी रिड्यूस होती है, स्लोप निगेटिव होता है। और क्वांटिटी राइज होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। तो मैं पहले ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, ग्राफ रिडक्शन पे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है। यदि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो ये स्लोप निगेटिव है, du by dr निगेटिव है। और यदि du by dr निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? फोर्स पॉजिटिव। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर आ गए ए बी सी और डी, यहां पर आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने पर आ गई, ग्रोथ पर आ गई। और यदि पोटेंशियल एनर्जी ग्रोथ की तरफ चली गई तो ऐसी सिचुएशन में मेरे बेटा आपको पता है du by dr पॉजिटिव होगा, du by dr पॉजिटिव होगा, du by dr पॉजिटिव होगा तो फोर्स निगेटिव होगा, फोर्स निगेटिव होगा। अच्छा, फिर इसके बाद बी और सी पॉइंट पर, तो यहाँ पॉजिटिव फोर्स, यहाँ नेगेटिव फोर्स। बी और डी पॉइंट पर थीटा 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। डी पॉइंट पर भी बेटा थीटा 0 है, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और थीटा 0 तो डी बाई डी आर 0, डिफरेंशियल 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 का मतलब ये इक्विलिब्रियम है। भाई इक्विलिब्रियम कब होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो, और रेस्ट पर सिर्फ तभी हो सकती है जब उस पर कोई फोर्स ना हो। अब होने को तो टॉर्क भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटा टॉर्क के बारे में अभी डिस्कशन नहीं चल रहा। जो गिवन ग्राफ है उसमें सिर्फ आपको फोर्स की बात करनी है। हम ये मान के चलेंगे टॉर्क है ही नहीं, रोटेशन का कोई मोशन नहीं है। तो खैर फोर्स 0 है, और यदि फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। अब बात आती है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मेरे बेटा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है और हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। हर चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहती है। ये बताइए, ये पेन है, मैं छोड़ दूं नीचे गिर गया, नीचे गिरने का मतलब इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर दी। दुनिया में हर चीज चाहती है कि पोटेंशियल एनर्जी को कम करे और कम करे। खिंची हुई स्प्रिंग छोड़ते ही वापस अपनी जगह आना चाहती है, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तो दुनिया में हर चीज, हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना चाहती है जब तक कि वो मिनिमम ना हो जाए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद वो रुक जाती है और वही स्टेबल हो जाती है। तभी ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा जो बी पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और यहाँ पर डी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जहां मिलेगी वो अनस्टेबिलिटी होगी। अनस्टेबिलिटी का मेजर है। तो यदि किसी भी चीज को यहाँ रखोगे तो वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर तरफ भागने के चक्कर में यहाँ से दूर भागेगा। और यदि यहाँ से दूर भागेगा, हमेशा चीजें कहां से कहां जाना चाहती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। अब हाई पोटेंशियल से लो की तरफ भागना चाहती है, तो यदि आपने किसी बॉडी को यहाँ रख दिया डी पर, तो वो बी की तरफ भागना चाहेगी। यानी कि बेटा ये डी वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। अब इसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है एक और बात समझ लो। यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हें मालूम है आर बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, आर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। आप चार्जेस का ही उदाहरण ले लो। मान लो दो चार्ज है मेरे पास, उदाहरण के तौर पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, दो चार्ज है मेरे पास। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है चार्जेस की? तो जवाब है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r। मैंने सिंपलिसिटी के लिए 1/4πε0 को k लिख दिया। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, आर बढ़ेगा। मैं भी पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, q1 q2 पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो तुम देख रहे हो ये पोटेंशियल एनर्जी घटती चली गई है। लेकिन यदि एक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो ऐसे में दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा और तब निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आर के बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन माइनस साइन के कारण वो बढ़ जाती है। तुम्हें मैंने बताया कोई चीज 10 से घट के 6 रह गई,
तो वैसे तो कम हो गई, लेकिन यदि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ये ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आर बढ़ने पर बढ़ती है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी राइज होगी। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आर के बढ़ने पर कम होती है और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आर के बढ़ने पर बढ़ती है। तो ये ग्राफ यही बताना चाह रहा है। इसके बाद अलावा एक बात सुनो, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले बताओ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, हर हाल में रिपल्सन का फोर्स होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, रिपल्सन, और या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्सन। यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स को दिखाती है। रिपल्सिव फोर्स किसको दिखाती है बेटा? रिपल्सिव फोर्स को। ये रिपल्सिव फोर्स का इंडिकेटर है। तो मैंने यदि कह दिया किसी की पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वो रिपेल करेगी, बॉडी रिपेल करना चाह रही है। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यदि Q1 प्लस है और Q2 माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। लेकिन ये भी पक्का है यदि एक प्लस और एक माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अट्रैक्शन को दिखाती है। तो अट्रैक्शन कब होता है? जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो। और रिपल्सिव फोर्स कब होता है? जब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा बेटा तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी उदाहरण ले सकते हो। माइनस G m1m2 होना, तुम्हें मालूम है मासेस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पिछले साल का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन में फिर पढ़ाऊंगा, क्रैश में पढ़ाऊंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है हमेशा। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमेशा नेगेटिव होती है तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। तुम्हें मालूम है एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास। कभी भी मासेस में रिपल्सन नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। तो क्या सीखा आपने इस ग्राफ से? आपने ये पता लगाया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम लोएस्ट पोजीशन पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हाईएस्ट पोजीशन पर। फिर इसके बाद बेटा यहाँ फोर्स का रिड्यूस होना, du by dr नेगेटिव और du by dr नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, और इसी तरह से यहाँ पर फोर्स नेगेटिव। इन दोनों जगह थीटा जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम, रेस्ट। अब मेरे बेटा यहाँ पर आपने क्या सीखा कि भाई आर बढ़ने पे कोई मेरे से बिना ये बताए कि एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस ये कहे आर बढ़ गया तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, राइज या रिड्यूस? कुछ नहीं कह सकते। यदि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो आर के बढ़ने पर वो कम होगी, और यदि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो आर के बढ़ने पर बढ़ेगी। और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो हर हाल में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और यदि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो हर हाल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अब समझ ली है। तो जो दो थ्योरेटिकल पॉइंट पूछे गए थे नोट्स में से ही है, ये सारे प्रिंटेड है उसमें नोट्स में, वो तो मैंने दिया आपको, समझा। अब दो इलस्ट्रेशंस आई हुई है मेरे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसे मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बेटा? हर चीज को इजी करने की कोशिश करो आप, हमेशा वो मेथड अडॉप्ट करो जिससे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देख बेटा 11th 12th में तो आपको सब्जेक्टिव पेपर होता है, जितना ज्यादा और बढ़िया लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। कंपटीशन में तो सही आंसर आने से मतलब है जिस तरीके से भी आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की स्क्रीनशॉट भी भेजी थी आपने। एक टेबल है, टेबल के किनारे चेन लटक रही है, जिस चेन की पूरी लंबाई है L और मास है M। उसका 1/3 पोर्शन, 1/3 हिस्सा नीचे लटक रहा है। तो वो कह रहे हैं पूरी चेन को खींच करके ऊपर रख दिया तो कितना वर्क हुआ? जो नीचे का हिस्सा था वो ऊपर पहुंचा दिया तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मेरे बेटा एक बात सुनो, ये चेन लटकी हुई थी और बाद में ये पूरी की पूरी चेन टेबल के ऊपर आ गई, तो हाउ मच वर्क इज डन? तो मेरे बेटा वर्क डन जो होता है चेंज इन एनर्जी होता है। चेंज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वर्क का फॉर्मूला लगा देना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सबसे आसान तरीका। जब आपने इस हिस्से को ऊपर उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और यदि मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी तो वर्क डन जो होगा वो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा।
अब मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कितनी राइज हुई, तो जवाब है mgh। अभी इसे मैं करेक्ट करूंगा। मेरे बेटा ये वाला मास पहले भी टेबल पर था और अब भी टेबल पर है, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसे भूल जाओ। लेकिन ये हिस्सा 1/3 हिस्सा पहले लटका हुआ था, अब ऊपर रख गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। 1/3 मास ऊपर खींचा गया है, तो इसी हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो जब आप वर्क निकालोगे राइज इन पोटेंशियल एनर्जी से, तो मास को m/3 लेना, क्योंकि 1/3 मास ही खींचा गया है ऊपर, 1/3 मास की ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। अब इस मास को कितनी हाइट तक खींचा गया है, तो मेरे बेटा एक बात बता, इस चेन का सेंटर मास कहां था, यहां पर। बाद में इस चेन का सेंटर मास कहां आ गया, यहां पर। यानी कि सेंटर मास पे ही सारा मास माना जाता है, तो ये जो सारा मास m/3 है पहले यहां था, अब सारा मास m/3 यहां आ गया, तो m/3 मास को कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ा, क्या l/3? तो जवाब है नहीं जी, l/6। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं भाई। एक बात बता, ये पेन है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, पेन पड़ा था, पेन खड़ा है, तो मैं कहूंगी बेटा सेंटर मास कितना ऊपर उठ गया या पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई। तो आप पूरे पेन की लंबाई से मतलब नहीं, जब ये पड़ा था तो सेंटर मास ग्राउंड पर था, और जब ये खड़ा है तो सेंटर मास यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर ऊपर। यदि पूरा पेन 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा है। तो ऐसे में जब mgh लगाओगे तो मास तो पेन का लोगे, लेकिन हाइट जो है वो सेंटर मास की लोगे। सेंटर मास की हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो उसी तरह से मास तो इस हिस्से का लेंगे, लेकिन वो सारा मास कहां माना जाएगा, सेंटर पर, और वो सेंटर ऊपर चला गया। सेंटर मास की ही वीडियो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि वर्क एनर्जी के बाद रोटेशन ही स्टार्ट होगा। तो यदि जल्दी फ्री हो गए तो, नहीं तो फालतू में देने से कोई फायदा नहीं। मैंने कल लिखा भी था कि जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना फायदा। लाइव भी पढ़ते रहो, वीडियो से भी पढ़ते रहो, और वीडियो को सीरियसली पढ़ो तो आपका डबल बेनिफिट होगा। कि 50 लेक्चर मान लो मुझे क्रैश में पढ़ाने हैं, तो 50 के साथ यदि आपने 50 वीडियोस भी तरीके से मैंने आपको भेज दिए, बेटा यूट्यूब पे सर्च करके कोई फायदा नहीं, वहां सारे रैंडम तरीके से पढ़े हुए हैं, और सारी प्लेलिस्ट वगैरह मैंने गायब कर रखी है। रैंडम पढ़ोगे कोई ना मिलेगा, ना काम का वीडियो मिलेगा, ना सीक्वेंस में पढ़ाई होगी। तो जो मैं भेजता हूँ बस उसे देखो, बाकी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने गायब कर रखे हैं वहां से। तो आप लोगों को जो करना है वो ये कि मेरे दिए वीडियो को पढ़ते रहो, बल्कि आपको तो उल्टे कहना चाहिए कि सर और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, दिन में हमारे को 1 घंटे के वीडियो और भेज दो। क्यों सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो, 1.5 घंटा पढ़ते हो, आप दिन में 3-3 घंटे पढ़ाई करो। खैर आपकी मर्जी, बता देना, इंटरेस्ट लेते रहोगे तो मैं करवाता रहूंगा। तो कितने मार्क्स को उठाया गया, m/3। कितनी हाइट तक उठाया गया, l/6। तो सॉल्व करके क्या आ गया, mgl/18। यही आपका आंसर है और इजीएस्ट तरीका है। यदि वो कहते हैं 1/4 चेन लटक रही है और ऊपर खींचने का वर्क बताओ, तो मास तो आप ले लेते बेटा m/4, और फिर हाइट उठानी पड़ती l/4 का आधा, यानी कि l/8। ठीक है, ये तो हो गया ना बेटा। 1/4 तो मास है, l/4 लेंथ है, लेकिन हाइट जो उठाई जाएगी वो सेंटर की हाइट देखी थी, तो l/4 का आधा l/8 उठाई जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो एक तो ये इलस्ट्रेशन आएगी। एक इलस्ट्रेशन नंबर 34 है, कोई सी, अभी मैं देखता हूँ क्या इलस्ट्रेशन नंबर 34 है, फिर करवाता हूँ मेरे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 34 में हाँ ये कहा गया कि एक यहां पर ये फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन है अ ट्रक पुल्स मास ऑफ 1200 kg। पहला पार्ट में ये इंक्लाइन नहीं है, एक ट्रक मास को खींच रहा है। ये ट्रक इस मास को खींच के ले जा रहा है, टायर भी है ऑब्वियसली, वो दिखाई नहीं। ये ट्रक इस मास को खींच करके लेकर के जा रहा है। जिस मास को ले किलो का है
की वेलोसिटी से इस मास को, जिसे ट्रॉली बोलते हैं, इस मास को कितना 1000 न्यूटन। तो बताइए पावर कितनी ट्रक ने स्पेंड करी मास को खींचने में। देखो बेटा, ट्रक ने दो चीजों में पावर स्पेंड करी, एक अपनी बॉडी को खींचने में और एक जो अटैच्ड मास है उसे खींचने में। तो हमसे सिर्फ ये कहा गया कि जो अटैच्ड मास है उसको खींचने में कितनी पावर कंज्यूम हुई। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एक तो ट्रक ने मास को खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया, तो 1000 न्यूटन की टेंशन नहीं तो मास को खींचा। ट्रक ने गिवन मास को पुल करने में कितना फोर्स लगाया, जो टेंशन इन द कपलिंग है, कपलिंग जोड़ने वाली जो भी अटैचमेंट है उसके अंदर जो टेंशन है, टेंशन ही फोर्स है, तो वो लगाया। और कितने मीटर पर सेकंड से खींच के लेकर के गए, तो जवाब है 10 मीटर पर सेकंड से लेकर के गए। तो इस तरह से 10,000 या 10⁴ वॉट इसने पावर स्पेंड करी। अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रक इंक्लाइन पर खींच के ले जाना है, ये ट्रक इंक्लाइन पर खींच करके ले जाना है तो उसी स्पीड से। तो अब पावर बताओ। देखिए, जब हॉरिजॉन्टल पे खींचना था तब उसे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा था। ऑब्वियसली वो अगेंस्ट फ्रिक्शन ही लगाया होगा, इसका मतलब रोड में फ्रिक्शन जो है वो 1000 न्यूटन है। बच्चे कहेंगे क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलता है? जब नेट फोर्स 0 हो, तो जो फोर्स इसे खींच रहा है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन और टेंशन बराबर है, तभी नेट फोर्स जो है इसके ऊपर, और नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। कांस्टेंट, यदि फ्रिक्शन ना होता, कई बच्चे कहते हैं कि सर फ्रिक्शन का तो नाम ही नहीं लिया। एक बार बता, फ्रिक्शन नहीं होता और फोर्स लग रहा है। यदि मेरे लाल फ्रिक्शन नहीं होता और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। फ्रिक्शन है, यदि फोर्स लगाने पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो फ्रिक्शन है। अब जहां उसी सड़क को टेढ़ा कर दिया, यदि उसी सड़क को टेढ़ा कर दिया तो फ्रिक्शन यहां भी उतना ही है, यानी कि 1000 न्यूटन। ये फ्रिक्शन भी इसे नीचे ही खींच रहा है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसने फ्रिक्शन 1000 न्यूटन इसे नीचे खींच रहा है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, साथ में mg sin थीटा भी इसे नीचे खींच रहा है। तो अब ऑब्वियसली ट्रक को ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ट्रक को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो उसे 1000 न्यूटन तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगाना है और mg sin थीटा के बराबर लगाना है इसको काउंटर करने के लिए। तो यदि ट्रक का फोर्स पूछा जाए तो अब ट्रक का फोर्स 1000 न्यूटन नहीं रहा, 1000 प्लस mg sin थीटा फोर्स लगेगा। और यदि 1000 प्लस mg sin थीटा फोर्स लगेगा तो मेरे से कोई पूछे कि फोर्स कितना लगाया, तो जवाब है 1000 प्लस mg sin थीटा है, mg sin थीटा। तो पावर क्या होगी? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो अब की पावर पहले से ज्यादा आएगी। इतना तो यार कोई भी बच्चा सोच लेगा कि हॉरिजॉन्टल पे चलने में पावर कम खर्च होगी और इंक्लाइन पे चढ़ने में पावर ज्यादा खर्च होगी। अब मास उन्होंने दिया हुआ है जिसे खींचना है 1200 किलो, तो m को रख देना 1200, g को रख देना 9.8 या 10। अब रह गया sin थीटा। sin थीटा के लिए उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि इंक्लिनेशन 1/6। यदि मैं कहता हूं प्लेन का इंक्लिनेशन 1/6 है, ध्यान से सुनना, तो वो sin थीटा ही बता रहे हैं। sin थीटा 1/6 है, प्लेन का इंक्लिनेशन 1/6, यानी कि मेरे बेटा sin थीटा 1/6। प्लेन का इंक्लिनेशन 1/3 तो sin थीटा 1/3। ये sin थीटा ना देखे कई बार इंक्लिनेशन दे देते हैं, और आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं, इंक्लिनेशन 1/6 का मतलब sin थीटा 1/6। तो मास भी मिल गया, जी भी मिल गया, sin थीटा भी मिल गया, तो नई पावर भी आ जाएगी, वो पहले से ज्यादा आएगी। अब इलस्ट्रेशन तो आपकी हो गई। अब आइए क्वेश्चंस पर। ये भी हो गया, ग्राफ हो गया, दोनों इलस्ट्रेशन हो गई। अब क्वेश्चंस। देखिए बेटा, पहला डाउट आपका आया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू के हैं, 40 तक दिए थे मैंने, और आज का होमवर्क बोले बगैर 40 से लेकर के और एंड तक सारे ट्राई करके भेज दो, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। मेरे बेटा पहला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हटा दिया यहाँ से, ये कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, बॉब का मास है 100 ग्राम यानी कि बेटा 0.1 kg, इसको 60 डिग्री घुमाया गया, थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो वो कह रहे हैं कि और रिलीज कर दिया गया, यहां तक घुमा करके छोड़ दिया गया, तो जब वो बॉटम पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। यहाँ काइनेटिक एनर्जी पहले यहाँ घुमा करके छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो कुछ स्पीड से आएगा, तो यहाँ काइनेटिक बताओ। अरे यहाँ वही काइनेटिक होगी जो यहाँ पर पोटेंशियल होगी, क्योंकि ऊपर की पोटेंशियल ही नीचे आके काइनेटिक बनी है। अब पोटेंशियल के लिए ये हाइट पता होना जरूरी है, हाइट का एक फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूं, याद रख लेना। पेंडुलम को यदि थीटा डिग्री घुमाया गया तो उसकी हाइट होती है L माइनस एल कॉस थीटा। कैसे होती है एक बार बता दूं, फिर आगे से न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगाना। ये बताओ, ये मेरा पेंडुलम है, ये L लेंथ का है, मैंने आपको इसको थीटा डिग्री घुमा दिया जिसके कारण इसकी हाइट h हो गई। यदि ये हाइट h है, पहले बताइए पेंडुलम की लेंथ क्या है L, पेंडुलम की लेंथ क्या है L और ये है h, तो ये साइड क्या बचेगी बेटा, ये बचेगी L माइनस h। भाई पूरी लेंथ है L, उसमें से h कम कर दो तो ये L माइनस h और ये L। तो फिर बेटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से L माइनस h अपॉन L, L माइनस h अपॉन L इज इक्वल टू cos थीटा। L को ऊपर ले जाओ तो L माइनस h इज इक्वल टू L cos थीटा, इसे उधर ले जाओ h को राइट में जाओ तो h इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा। तो याद रहे पेंडुलम को यदि थीटा डिग्री घुमाया तो बॉब की हाइट हो जाती है L माइनस L cos थीटा। तो यदि कोई पूछे हाइट कितनी बढ़ गई, L माइनस L cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर, mgh, और h की वैल्यू रखोगे L माइनस L cos थीटा, तो L कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा, L कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा। अब यदि मुझे m L और थीटा दे दे, v तो कांस्टेंट है, यदि मुझे m L और थीटा दे दे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा। ये रहा m, ये है L और ये है थीटा, g मालूम है, निकाल लेना। और जो पोटेंशियल है छोड़ने पर वही काइनेटिक बनेगी। लेकिन सही है ये, यदि ये पेंडुलम की बजाय रॉड होता, आगे क्वेश्चन आएगा तब आसानी रहेगी, रॉड को घुमाया जाता, अब फिर मैं कहता पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, तो रॉड के केस में L की जगह L/2 होता है, रॉड के केस में L की जगह L/2 होता है, यानी हाइट जो बढ़ती है उसके मास की हाइट जो बढ़ती है वो L/2 माइनस L/2 cos थीटा होती है। अब कई बच्चे कहेंगे क्यों सर, अरे मेरे बेटा वो इसलिए, मुझे बता रॉड का सारा मास बॉटम पे होता है क्या, पेंडुलम में तो सारा मास L लेंथ गहराई पर है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L नीचे है सारा मास, लेकिन रॉड का सारा मास सेंटर पे है। तो यदि आपने रॉड को घुमाया तो सेंटर मास यहां से यहां उठ गया, और यदि सेंटर मास इतना उठा है तो यही हाइट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो अब बताओ मास जो इस वाली फिगर में था वो कितनी गहराई पर था L, और यहाँ जो मास है वो कितनी गहराई पर है, आधी गहराई पर, यानी L/2। तो यदि ये L गहराई पर था तो हाइट बढ़ी L माइनस L cos थीटा, और यदि ये L/2 गहराई पर है तो हाइट बढ़ेगी L/2 माइनस L/2 cos थीटा। 100 बात की एक बात, यदि पेंडुलम को थीटा घुमा दिया तो उसका मास कितना ऊंचा उठ गया, L माइनस L cos थीटा, क्योंकि सारा मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L नीचे है। और यदि उसी रॉड की लेंथ, उतने ही मास की लेंथ को रॉड को थीटा घुमा दिया गया तो मास कितना ऊपर उठा, तो L/2 माइनस L/2 cos थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो रॉड वाला मैंने इसीलिए डिस्कस कर लिया कि जो डाउट आपने दिए हैं उसमें एक रॉड को घुमाने का भी क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट कंप्लीट हुआ। फिलहाल L/2 नहीं है, वो मैंने रॉड के लिए लिख दिया था, इसमें फॉर्मूला mgL माइनस L cos थीटा। 18वां क्वेश्चन
अगला डाउट मेरे बेटा 18वें क्वेश्चन में कहा गया है बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज टेकन अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ एक बॉडी जिसका मास है 10 किलो, उसे इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर ले जाया गया और फिर छोड़ दिया गया, वो फिसल के नीचे आ गई। ऊपर ले गए, नीचे ले आए वापस। इसकी लंबाई है 10 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर, यानी कि बिना पूछे थीटा है 30 डिग्री। भाई एक बात बता, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 10, तो sin थीटा हो गया 5/10 यानी कि हाफ, और sin थीटा हाफ कब होता है, थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री के इंक्लाइन पर ले गए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि 0.1 है, म्यू है 0.1, तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, पूरे राउंड में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। तो तुम्हें बताओ जो फोर्स मोशन को स्पीड अप करते हैं उनका वर्क पॉजिटिव होता है, और जो फोर्स स्पीड डाउन करते हैं उनका वर्क नेगेटिव होता है। यदि मुझसे फ्रिक्शन की बजाय ग्रेविटेशन का वर्क पूछते, तो ऊपर ले जाते समय ग्रेविटी इसका अपोज कर रही थी, ग्रेविटी नहीं चाहती थी ऊपर जाए, तो ऊपर जाते समय ग्रेविटी इसका अपोज कर रही थी, मोशन को अपोज करने के कारण ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव था। और जब ये नीचे आया होगा तो ग्रेविटी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि नीचे लाना चाहती है ग्रेविटी, और यदि सपोर्ट कर रही थी तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव था। तो ऊपर जाते समय ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, नीचे आते समय ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव, टोटल वर्क 0। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0। क्यों वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0? पहली बात तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और आपने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ रखा है वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। अब आइए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है, और जो कंजर्वेटिव नहीं होते ना उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता, ये याद रख लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफएस कॉस थीटा ये सिर्फ लगते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में। जो कंजर्वेटिव नहीं होते उसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस लगता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, भाई डिस्टेंस देखी जाए तो जाकर के आने में 20 मीटर हो गई, 10 मीटर गया, 10 मीटर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो 0 हो गया। तो यदि मैं कहूं वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो उसमें होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। और जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो उसने 20 मीटर चली है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा वो होगा फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, और वो भी माइनस साइन के साथ। माइनस क्यों? क्योंकि जो अपोज करेगा उसका वर्क नेगेटिव, तो फ्रिक्शन तो भैया चाहे ये ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, फ्रिक्शन का तो काम अपोज करना है। तो फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। अब फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। याद करो, और अब क्या बताऊं कि एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, रिएक्शन एम जी कॉस थीटा क्यों करा रखे हैं हॉरिजॉन्टल में म्यू एम जी, और इंक्लाइन पर म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा दीवार को दबाता है, तो रिएक्शन होती है एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन तो हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स ही है ये। और डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, 10 जाना 10 आना, म्यू की वैल्यू 0.1, मास 10 किलो है शायद, जी की वैल्यू 10 किलो है, आधा किलो है, 1 मिनट पढ़ लूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18, मास आधा किलो है, डिस्टेंस 10 मीटर है, हाफ के जी। तो मास हाफ के जी है, जी की वैल्यू 10 है, cos 30, थीटा 30 है, cos 30 √3/2 20। सारी चीजें आ गई, 10 - 5√3 जूल इज द आंसर, नेगेटिव। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं बेटा यूनिफॉर्म रॉड, फिर वही आ गया, एक रॉड है, अब मैं लिख नहीं रहा, रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, मास दे रखा है 100 ग्राम, लेंथ है 1 मीटर, मास दे रखा है 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, और 60 डिग्री घुमाया गया है, यानी थीटा भी इतना ही है। तो वो कह रहे हैं कि बेटा बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये और वो सेम न्यूमेरिकल है, बस अंतर ये है कि ये पेंडुलम था और वो रॉड है। और यदि ये पेंडुलम था और वो रॉड है, तो रॉड आते ही L/2 लग जाएगा, यहाँ हाइट जो है L - L cos थीटा की बजाय L/2 - L/2 cos थीटा होनी है, दैट्स ऑल। तभी मैंने पहले बता दिया था
ये बन गया क्वेश्चन नंबर 20। बाई 2 माइनस एल बाई 2 कॉस थीटा, पेंडुलम को घुमाया गया तो हाइट बढ़ेगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो 20 पर इससे ज्यादा समय लगाने का कोई पर्पस नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एक राइफल की बुलेट को एक प्लैंक पर मारा गया u वेलोसिटी से, इट लूजेस 1/20 ऑफ द स्पीड। जब वो इस प्लैंक को निकल के आई तो उसकी स्पीड 1/20 लूज हो गई, यानी कि 19u/20 बाकी रह गई। भाई मैं कह रहा हूं 1/20 खो गई तो 19/20 बची रह गई। तो जो वेलोसिटी इस पे बची रह गई वो ये है, वो ये है। तो वो कह रहे ऐसे ऐसे कितने प्लैंक लगा दे, बिल्कुल आइडेंटिकल जैसा ये है वैसे वैसे कितने प्लैंक लगा दे कि जब बुलेट को मारा जाए u वेलोसिटी से तो बाहर निकल के वो रेस्ट पर आ जाए। देख इसे न्यूटन थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो और वर्क एनर्जी से भी कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर वर्क एनर्जी चल रहा है तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दो बार, पहले यहां पर और फिर यहां पर। सबसे पहले इस वाले को देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 19u/20 का स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है s, प्लैंक के थिकनेस को s मान लिया, लेकिन यहां नेगेटिव वर्क हुआ है क्योंकि जो फोर्स स्पीड को, ये कौन सा फोर्स है, अंदर जब बुलेट जा रही होगी तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस इसे अपोज कर रहा होगा, तभी तो स्पीड कम हो गई। तो कोई अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, वही F है और वही F यहां पर लिखा जाएगा और S डिस्टेंस है माइनस साइन, क्यों, क्योंकि इसने स्पीड को कम किया। अच्छा यदि मैं माइनस ना लगाऊं तो ये तो गड़बड़ हो गई, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव है और राइट साइड फाइनल है कम एनर्जी और इनिशियल है ज्यादा एनर्जी, हो गई ना रास्ते में। तो राइट साइड है नेगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, तो हमारा तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, माइनस लगाना है। अब यही फॉर्मूला नीचे वाले केस के लिए लगाओ, फाइनली वो रुक गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, वर्क है F इंटू NS। फोर्स तो वही है, ऐसे ही प्लैंक है तो अपोजिंग फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन एक प्लैंक पार करने में S डिस्टेंस चली तो N प्लैंक पार करने में NS डिस्टेंस चली। माइनस साइन के साथ इन्हें डिवाइड कर देना। अब मैं शॉर्टकट के लिए यही डिवाइड कर रहा हूं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से माइनस गया, F और S दोनों कट गए, हाफ m साफ m कट गया, u स्क्वायर और u स्क्वायर भी कट गया। अब सिर्फ आपका काम रह गया है n के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, n निकाल लो। मान लो n आया 5, तो 5 प्लैंक में से गुजरने के बाद 5 प्लैंक लगाओगे तब गोली रुकेगी। n आया 6, तो 6 प्लैंक लगाओगे तब गोली रुकेगी। लेकिन दिक्कत तब होती है यदि 4.9 प्लैंक आ गए तो तुम्हें फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना है, कितने प्लैंक लगाए, उन्होंने पहले कहा पूरे प्लैंक लगाना है, तो 4.9 है तो 5 प्लैंक लगेंगे। 4 प्लैंक तो रोक नहीं पा रहे, 4.9 रोकेंगे और 0.9 प्लैंक रखने की परमिशन नहीं है, तो ऐसे में 4.9 प्लैंक आंसर आया तो भी 5 ही लिखना। अच्छा कई बच्चे कहते हैं 4.1 आ गया तो भी 5 लिखना, यहां राउंडिंग ऑफ के नियम नहीं चलते। एक बात बता, 4.1 प्लैंक इसे रोक पाएंगे, इसका मतलब 4 प्लैंक तो नहीं रोक सकते, 0.1 प्लैंक और रखना पड़ेगा, 0.1 रखने की परमिशन नहीं है तो आपको 5 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ राउंडिंग ऑफ का कोई चक्कर नहीं, आंसर 4.01 भी आ गया तो भी 5 प्लैंक रखने हैं और 4.99 आ गया तो भी 5 ही प्लैंक रखने हैं, 4.5 आ गया तो भी 5 ही प्लैंक रखने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा बातों को, क्योंकि वो यहीं पे उलझाते हैं बच्चों को। वो ऑप्शन ऐसा जरूर देंगे, मान लो 6.1 आंसर आ रहा है तो वो 6 ऑप्शन भी देंगे, बहुत चालू होते हैं ये लोग, और 7 ऑप्शन भी देंगे, और वो ये चाहेंगे कि 6.1 आने पर आप 6 पे टिक लगा दो और फिर वो हंसेंगे बैठ करके कि देख बेवकूफ बन गया। तो चल भाई
बता दिया। आप देखो कंपटीशन तक याद रहता है आप लोगों को या नहीं, रखोगे तो फायदा है। मैं तो एक बात जानता हूं बेटा, जो भी बच्चा सुबह बैठ के पढ़ रहा है और रिवाइज नहीं कर रहा तो उसका कंपटीशन में सिलेक्शन तो होने का नहीं बिना रिवीजन के। एक बात बताओ, सारी दुनिया मेहनत कर रही है आपसे ज्यादा, तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? अपने 100% एफर्ट डालोगे तो होगा। टेस्ट से बचोगे तो कभी नहीं होने का सिलेक्शन, या टेस्ट को लाइटली लोगे, मजाक में लोगे तो कभी नहीं होने का सिलेक्शन। भाई जब तुम यहीं के टेस्ट को सीरियसली नहीं दे पा रहे तो कंपटीशन में कैसे लोगे? चलिए मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन हमारा है 24। 24 में कह रहे हैं एक बॉडी जिसका मास है m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v नॉट इन टाइम t नॉट। ये रेस्ट से शुरू हुई जीरो वेलोसिटी से और t नॉट टाइम के बाद v नॉट वेलोसिटी प्राप्त कर ली। बॉडी जीरो वेलोसिटी से चली, t नॉट टाइम के बाद v नॉट वेलोसिटी आ गई। तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत के t टाइम के बाद पावर क्या थी? एक बात सुन, वेलोसिटी पहले जीरो थी, फिर स्मॉल हुई, फिर और लार्ज हुई, फिर और लार्ज हुई, फिर और लार्ज हुई। पावर क्या होता है? पहले कंसेप्ट सुन लो, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, वेलोसिटी अलग है, तो पावर जो है यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो उन्होंने यहाँ पावर पूछी है, मान लो टी नॉट 10 सेकंड है, टी 4 सेकंड है, तो वो कह रहे हैं 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ाई तो 4 सेकंड पे पावर बताओ, तो तुम्हें तो 4 सेकंड की वेलोसिटी चाहिएगी। मैं सबसे पहले निकालूंगा इसमें एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन है v नॉट माइनस 0 अपॉन t नॉट। चेंज इन वेलोसिटी हुई है v नॉट माइनस 0 अपॉन t नॉट। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? बीच वाले को मत देख, 0 से बढ़ के v नॉट हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी v नॉट माइनस 0, और इसे बढ़ने में t नॉट समय लगा, तो v नॉट माइनस 0 अपॉन t नॉट, ये एक्सेलरेशन है। तो ये इसका एक्सेलरेशन है v नॉट अपॉन t नॉट। तो फोर्स कितना है? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m यही मल्टीप्लाई कर दो, ये है इसका फोर्स। अब फोर्स तो ये आ गया, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे पावर बताओ, तो यहाँ की वेलोसिटी निकालो, t टाइम की वेलोसिटी। t टाइम की वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at से निकलती है। मैं अब सिर्फ यहां से यहां तक स्टडी कर रहा हूं, अब मत देख इसे, कोर्स आ चुका खत्म। मैं यहां से यहां तक स्टडी कर रहा हूं, तो u तो 0 था, एक्सेलरेशन की वैल्यू m v नॉट अपॉन t नॉट, और टाइम है t। t क्या है? वो टाइम जिस समय वेलोसिटी निकालनी है। t नॉट क्या है? पूरा टाइम जिस तरह इसने मोशन किया। तो ये आ गई फोर्स, ये आ गई वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं यही एक्सेलरेशन यहाँ क्यों रखा? उन्होंने कहा था कि बॉडी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि बेटा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जो एक्सेलरेशन यहाँ आया है वही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है। तो मैंने यहाँ वाला जो एक्सेलरेशन था v नॉट और t नॉट की टर्म्स में, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी रख दिया v नॉट और t नॉट की टर्म्स में। अब इसे मल्टीप्लाई करके पावर निकालेंगे, दिस इनटू दिस, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये है फोर्स और ये वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी में m कहां लिख दिया? v इक्वल टू u प्लस at में u 0, एक्सेलरेशन v नॉट अपॉन t नॉट, वो फोर्स लिख दिया था मैंने यहां से, पहले एक्सेलरेशन था बाद में फोर्स बना दिया था, m यहां नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन है v नॉट अपॉन t नॉट, v है u है 0, एक्सेलरेशन है v नॉट अपॉन t नॉट, और टाइम है t। अब पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी यानी दिस इनटू दिस, इसको इस पे मल्टीप्लाई करो तो m v नॉट अपॉन t नॉट, v नॉट अपॉन t नॉट का प्रोडक्ट v नॉट स्क्वायर अपॉन t नॉट स्क्वायर इनटू t। दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा 24 हो गया, 24। अगला है 25। वो कह रहे हैं एक लोडेड बस और एक अनलोडेड बस सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही हैं। लोडेड बस यानी ज्यादा मास वाली और अनलोडेड बस कम मास वाली, सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही हैं। यदि उनको सेम फोर्स लगा के रोका जाए तो कौन सी ज्यादा दूर चल के रुकेगी? मैं क्वेश्चन भी पढ़े बगैर कह सकता हूं बराबर डिस्टेंस में रुकेगी। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 25। पहले बताओ, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि यहां रोका जा रहा है तो नेगेटिव वर्क, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एस। अच्छा ये कैसे आया चेंज, शुरू की काइनेटिक एनर्जी को KEIN मान लिया और बाद में रुक गई, रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि रोक रहा है। ये फॉर्मूला है। अब मैं तुम्हें बता दूं, यदि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो तो चाहे हल्की हो या भारी, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सेम है, डिस्टेंस निकालनी है तो फोर्स को नीचे ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम फोर्स लगाया गया। यदि काइनेटिक एनर्जी सेम है, फोर्स भी सेम लगाया तो डिस्टेंस तो सेम ही आंसर आएगा। तो बिना कुछ करे, बिना किसी कैलकुलेशन के दिमाग में हिसाब लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सेम थी, फोर्स सेम लगाया गया रोकने के लिए, तो चाहे कोई हल्की हो चाहे कोई भारी, रुकेगी बराबर डिस्टेंस में। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल पर फोर्स लगा है Cx और उसको ले गए x = 0 से x1 तक, वर्क बताओ। मैंने आपको एक बात हमेशा बता रखी है, जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन, ये मेरा बड़ा पुराना डायलॉग है। जब फोर्स है Cx यानी x कोऑर्डिनेट बदलने से फोर्स बदलेगा, और यदि x कोऑर्डिनेट बदलने से फोर्स बदलेगा, x = 0 पे फोर्स है 0, x = 1 पर फोर्स है c, x = 2 पर फोर्स है 2c, तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल वाला, इंटीग्रल Fdx। ठीक है बेटा, f की वैल्यू रख दो Cx, c बाहर आ गया, इंटीग्रल x dx हो गया x²/2। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां गया है, x 0 से x1 तक गया है तो 0 और x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो c/2 x1² - 0, तो c/2 x1² यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक पार्टिकल को हमने फेंका ऊपर की तरफ, वो h हाइट तक जाके रुका, पार्टिकल को मैंने उछाला, वो h हाइट तक जाकर के रुका, तो वो कह रहे हैं कि जब ये 3h/4 हाइट पर था, उस समय काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या था। जब ये 3h/4 हाइट पर था तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या था। एक बात बता, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, हाईएस्ट पर काइनेटिक क्या थी, हाईएस्ट पर पोटेंशियल क्या थी, और हाईएस्ट पर टोटल क्या थी। हाईएस्ट पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो टोटल इन दोनों का सम था mgh। अब यहां की बात करो, यहां पोटेंशियल एनर्जी है 3/4 mgh, भाई mg इंटू हाइट, हाइट है 3h/4, काइनेटिक निकालना मत, टोटल तो अभी भी mgh है, टोटल एनर्जी तो बदलती नहीं, जब यहाँ टोटल mgh तो यहाँ भी। अब यदि टोटल है mgh, पोटेंशियल है 3/4 mgh, तो काइनेटिक क्या आएगी, टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो यानी 1/4 mgh, 1/4 mgh। तो ये है काइनेटिक और ये है पोटेंशियल 3h/4 पर। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो बताओ, काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो 1:3 आएगा, इसके आंसर में करेक्शन है वो कर लीजिएगा मेथड में, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, और बेटा अब आगे से ना संडे को भी लाइव क्लास नहीं चलेगी, लेकिन संडे को भी मैं आपको होमवर्क में वीडियोस भेजा करूंगा। पढ़ाई मेरा टारगेट अब ये बन गया है कि 50 के दिन लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। पहले ये क्रैश कोर्स है, हजारों क्लास तो ले नहीं सकता, 50 के आसपास पढ़ाऊंगा मैं। उसके अलावा कम से कम 50 से 60 मैं वीडियो भेज के पढ़ाऊंगा, सिस्टमैटिक तरीके से रिलेटेड वीडियो भेज के। तो अब संडे मंडे लगभग हर रोज ही, जिस दिन भी लेक्चर थोड़ा छोटा रह गया, डाउट कम आ गए, तो उस दिन वीडियो,
और बाकी बेटा संडे को भी एक एक दो दो वीडियो कर लो बेटा, आखिरी मोमेंट चल रहा है, मेहनत बढ़ा लो। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 33 देख, 33 में एक बात याद रखना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में फोर्स क्या होता है, kx, फोर्स को टेंशन भी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो जवाब है हाफ kx स्क्वायर। अब यदि मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है या इनवर्सली, तो अधिकतर बच्चे कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अरे मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी को ये भी तो लिख सकते हो एफ स्क्वायर अपॉन 2k। अब आप कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ये यहां से यहां कैसे आया, अभी एक ही तो बात है, एफ को के एक्स रख के देख मेरे लाल, यदि एफ को के एक्स करोगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2k से डिवाइड करो तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है। तो फिर इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मेरे बेटा सही है कि क्वेश्चन उन्होंने कहा दो स्प्रिंग को सेम इलॉन्गेशन तक खींचा गया, यानी एक्स सेम है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जिसका के बड़ा है। भाई यदि एक्स सेम है के बड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसी की ज्यादा होगी, यानी तब हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। लेकिन यदि उन्होंने कहा कि दो स्प्रिंग को बराबर इलॉन्गेशन नहीं है, अच्छा एक बात बताइए, यदि मुझे बताओ कि एक्स बराबर है या नहीं, तो क्या के ज्यादा होने से गारंटेड कह सकते हैं पोटेंशियल ज्यादा ही होगी, नहीं ना। तो जब सेम इलॉन्गेशन दिया जाए तभी आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। अच्छा यदि उन्होंने कहा सेम फोर्स से खींचा गया दो स्प्रिंग को, सेम फोर्स से खींचा गया, तो ये फॉर्मूला लगाना, यदि सेम फोर्स से खींचा गया तो एफ तो सेम है, और यदि एफ सेम है तो जिसका के बड़ा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात के बाद यदि सेम इलॉन्गेशन है दो स्प्रिंग में, तो जिसका के ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यदि सेम फोर्स से खींचा गया दो स्प्रिंग को, तो जिसका के ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, यानी तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी पर बेस दो डाउट है आपके। 33वां डाउट है, उन्होंने कहा कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ यदि टेंशन टी है। अरे टेंशन फोर्स का ही दूसरा नाम है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन टी है या फोर्स टी है, उससे क्या एफ की जगह टी रख देना, ये आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी टी स्क्वायर अपॉन 2k। 35 क्वेश्चन भी यही कंसेप्ट है, दो स्प्रिंग है, देयर आर टू स्प्रिंग्स ए एंड बी such that Ka is equal to twice Kb, यानी बेटा A का स्प्रिंग कांस्टेंट B से दुगना है। वो कह रहे हैं दोनों पे बराबर फोर्स लगा के खींचा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। एक ना रेशियो नहीं पूछा, यदि B की एनर्जी E है तो A की एनर्जी E डैश कितनी है। क्वेश्चन सुन लो, Ka is equal to 2Kb, सेम फोर्स से खींचा गया है, यानी Fa is equal to Fb, Fa is equal to Fb। यदि बी वाले की एनर्जी E है तो ए वाले की एनर्जी क्या होगी, पहले ये बता बेटा, जब सेम फोर्स से खींचा गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला लगाने में फायदा है, F स्क्वायर अपॉन 2k, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k हो गई, जिसका k ज्यादा उसमें एनर्जी कम, k डबल तो एनर्जी हाफ। तो यदि ए वाले का के बी से दुगना है, ए का के बी से दुगना है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होने के कारण ए की पोटेंशियल एनर्जी बी से आधी होगी, और यदि ए की पोटेंशियल एनर्जी बी से आधी होगी तो बी में है ई, तो ए पर होगी E/2। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में कहा गया है
पता लगाना 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और फिर पता लगाना 4 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या थी। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम को 0 रख के 3 आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना इनिशियल, फिर आप टाइम को 4 रख के फाइनल वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी और मास से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। अब आपको यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों मिल गए, दोनों के डिफरेंस से वर्क कर निकाल देना, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगला लास्ट डाउट आपका 37 है। कार ऑफ मास m is driven on a level road against कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स R। एक कार जा रही है उस सड़क पर जिस पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है R। कार में एक्सेलरेशन A है, तो कार की पावर बताओ। रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछ रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर। पावर निकालने के लिए आपको पावर निकालनी है तो सबसे पहले आपको फोर्स चाहिएगा। कार के इंजन ने कोई तो फोर्स लगाया होगा और वो फोर्स R से बड़ा होगा, रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इक्वेशन बनाओ, F माइनस R इज इक्वल टू mv, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कई बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन ना ले, हमें बताओ मेरे ये फ्रिक्शन ही है, रेजिस्टिव फोर्स, ये R रिएक्शन नहीं है। तो F इज इक्वल टू हो गया R प्लस mv। ये फोर्स लगाना पड़ा कार को, इंजन को। अब यदि इतना फोर्स है तो पावर बताओ। तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी और मल्टीप्लाई कर दो, बस यही आंसर है, R प्लस mv इनटू v। तो उम्मीद है ये सारे समझ में आ गए होंगे। कोई सा दोबारा देखना हो तो वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, लिंक मांग लेना मेरे से। आज यही रोक रहा हूं और तुरंत भेजता हूं आपके पास सेंटर मास का पहला एपिसोड। तो सेंटर मास अब पढ़ना शुरू करो। अभी 9 बजे से पहले किसी का दूसरा ट्यूशन नहीं है, बेकार मुझे बेवकूफ बनाते हो। मुझे मेरी सबसे बात होती रहती है कि क्रैश कोर्स गिनती के 2 एक टीचर चला रहे हैं, ऑब्वियसली आप वही होंगे, सबके टाइमिंग पता है मुझे। तो ठीक है बेटा, तैयारी के लिए अभी उठो मत, 2-1 मिनट का भले ही रेस्ट ले लो, वीडियो आ जाएगी 2-3 मिनट के अंदर, फिर आप पढ़ना शुरू करो। एक झटके में जो पढ़ाई हो जाती है ना, वो बार बार में नहीं होती, टुकड़ों में। अभी तो माहौल बना हुआ है पढ़ाई का। अब तुम सोचो दिन में पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, फिर वो नहीं होता। फिर इसीलिए आप अपना बैठ के पढ़ो। ओके बेटा, बाय बाय।